नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास बुलेटिन खबर पर नजर। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले आधे घंटे में देखेंगे दिन भर की कुछ बड़ी खबरों को और उस पर चर्चा करने के लिए, उसकी तह तक जाने के लिए जुड़ेंगे अपने उन संवाददाताओं से भी जिन्होंने रखी है पैनी नजर इन्हीं खबरों पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आज की खबर जो है वो हिमाचल विधानसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान को लेकर है। हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। राज्य की सभी 68 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में 12 नवंबर को चुनाव कराया जाएगा। राज्य में मतों की गिनती 8 दिसंबर को की जाएगी। चुनाव आयोग ने कहा कि सभी मतदान केंद्र ग्राउंड फ्लोर पर ही बनाए जाएंगे। सभी लोगों को उनके घर से 2 किलोमीटर के दायरे में उसके अंदर ही पोलिंग स्टेशन देने की कोशिश की गई है। राज्य में इस बार के विधानसभा चुनाव में 55 लाख से भी अधिक मतदाता हैं। हिमाचल में पुरुष मतदाताओं की संख्या 27,80,208 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 27,27,016 है। हिमाचल में 1,86,000 से अधिक मतदाता पहली बार वोट देंगे। हिमाचल में 1,184 मतदाताओं की आयु 100 साल से ऊपर की है। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि राज्य में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है, जिसमें तकनीक के माध्यम से भी सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने पर काम किया जा रहा है। इसके तहत कहीं भी गड़बड़ी होने पर आप सीधे सार्वजनिक तौर पर अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। The election would be in one phase. Last date for nomination would be 25th October, that is Tuesday. Date for scrutiny would be 27th. Last date for withdrawal would be 29th. And date of poll 12th November. And date of counting 8th December. And the entire process is completed by 10th of December. So again, through you with the appeal to all the voters on behalf of all of us to come and vote in the state of Himachal. साथ ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि चुनाव में प्रत्याशियों के विषय में पूरी जानकारी दी जाएगी, जिससे मतदान से पहले मतदाता को अपने प्रत्याशी के विषय में पूरी जानकारी होगी। The moment he load, either he can take a picture from his mobile, he can write on a paper and take a photo, or he can type. And the moment he sends a message to C-Vigil, his longitude and latitude is automatically fed. Means his location, geolocation is known. And our team will reach within 60 minutes flat and would answer in 90 minutes. So what we are saying, what we are appealing through you to our voters, कि अगर कहीं भी कोई भी दुरुपयोग मनी पावर का, नारकोटिक्स का, ड्रग्स का, किसी भी तरीके का उनको नजर आता है, किसी भी पोलिंग पार्टी का कोई चीज गलत नजर आती है, तो कृपया उसको सी विजिल पे डालें। कुछ स्टेट्स ने बहुत इफेक्टिवली सशक्त तरीके से इसको यूज किया। तो ये तो ही बात हिमाचल विधानसभा चुनाव की। और देश के 6 राज्यों में 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। विधानसभा उपचुनाव को लेकर आज नामांकन का अंतिम दिन है। 3 नवंबर को देश में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इनमें महाराष्ट्र की 1 सीट, बिहार की 2 विधानसभा सीट और यूपी की 1 सीट पर चुनाव होने हैं। इसके साथ ही हरियाणा की 1 सीट, तेलंगाना में 1 सीट और ओडिशा की 1 सीट पर भी विधानसभा उपचुनाव होंगे। और इस खबर पर पूरे दिन नजर रखी है हमारे संवाददाता ऋषि कुमार ने, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पर और ज्यादा विस्तार से बात करने के लिए। ऋषि, हम बात कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा का चुनाव जो है वो क्योंकि मौसम को देखते हुए भी जो चुनाव आयोग है वो उसको तय कर सकता है, और वो बात सच हो गई जो हम बात कर रहे थे कि हिमाचल के विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है, लेकिन गुजरात विधानसभा चुनाव का ऐलान की भी अटकलें थी, वो नहीं हुआ है। क्या उसके बारे में भी कुछ कहा है चुनाव आयोग ने? बिल्कुल, चुनाव आयोग से सबसे पहला सवाल यही किया गया था कि गुजरात को लेकर अभी तक आपने इस पर चुनाव की तारीखों को इसमें क्यों शामिल नहीं किया है, जबकि चुनाव आयोग के एक
जिसे बोलते हैं पुराना प्रेसिडेंट था कि हम 6 महीने के अंदर जो भी चुनाव हैं उनको एक साथ कराने की प्रक्रिया में शामिल करेंगे ताकि समय और जो धन की बचत हो सके जी। लेकिन आयोग ने यहाँ पर पूरी तरीके से स्पष्ट इस बात को किया कि हम इसी नियमों को मानते हैं और इसके अलावा एक दूसरा नियम ये भी है कि हमें लोगों की ज़रूरतों के अनुरूप और जो वहाँ का वातावरण है, जो वहाँ का क्लाइमेट है, उसके अनुरूप भी हमें तारीखों को ऐलान और उसमें जो चुनाव प्रक्रिया है उसको देखना पड़ता है। गुजरात और हिमाचल अगर हम दोनों राज्यों को देखें तो क्लाइमेट के लिहाज से एक दूसरे के विपरीत हैं। बिल्कुल। गुजरात में सर्दियों में अगर हम देखें तो वहाँ पर उस तरीके का कोई भी तापमान नीचे नहीं जाता है, वहीं हिमाचल की स्थिति इसके जस्ट विपरीत है। वहाँ पर 3 जिले तो ऐसे हैं लालचंद जहाँ पर पूरा का पूरा इलाका बर्फ़ से ढक जाता है, लाहौल स्पीति से संबंधित और आसपास के जो ज़िले हैं। इसको देखते हुए चुनाव आयोग ने इस बात को सुनिश्चित किया कि कम से कम 15 जनवरी से पहले चुनाव करा लिया जाए, क्योंकि बर्फबारी में फिर मतदाता जो है वोट डालने के लिए घर से नहीं निकल पाते हैं और पोलिंग पार्टियों के लिए भी बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। क्योंकि चुनाव आयोग का जो पहला मकसद है लोगों को सहूलियत देना और लोगों को जो चुनाव प्रक्रिया है उसमें अधिक से अधिक शामिल करवाना। जो मतदाता हैं अगर वही वोट नहीं डाल पाएगा तो किसी भी नियम को, और उस नियम के तहत उन्होंने ये बात भी कहा कि हम प्रेसिडेंट की अगर आप बात करें तो पुराने प्रेसिडेंट को ही फॉलो कर रहे हैं। यानी कि पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि हिमाचल में पहले चुनाव कराए गए थे और उसकी डेट ऑफ नोटिफिकेशन अलग थी, गुजरात के लिए डेट ऑफ नोटिफिकेशन अलग थी। और इसी बात को उन्होंने रेखांकित किया। चूंकि दोनों ही राज्यों की विधानसभाओं के जो कार्यकाल हैं उसमें काफ़ी अंतर है, 1-1.25 महीने का अंतर है। इस लिहाज से 1 महीने का जो अंतर है वो चुनावों में उसको देखा जाए, इसको लेकर कोई बड़ी बात नहीं है। तो उन्होंने यही कहा कि हम पुराने प्रेसिडेंट को ही फॉलो कर रहे हैं। लालचंद बिल्कुल। और जिस तरह से कि कुछ तकनीक के इस्तेमाल की बात आई है कि कुछ नई तकनीकों का इस्तेमाल होगा, हम जानते हैं चुनाव आयोग लगातार इस तरह के प्रयोग करता रहता है ताकि मतदाताओं की भागीदारी ज़्यादा बढ़े और सुरक्षित मतदान हो, शांतिपूर्ण मतदान हो। इस बार क्या कोई ख़ास तकनीक की बात हुई है जिसको कि पहली बार जिसको डेब्यू कराया जा रहा हो, लाया जा रहा हो पहली बार? अभी उस तरीके की जानकारी तो चुनाव आयोग ने नहीं दी कि कोई नई तकनीकी जो पहली बार जिसका डेब्यू कराया जा रहा हो, लेकिन इतना ज़रूर है कि जितनी भी तकनीकी चुनाव आयोग ने अब तक प्रयोग की हैं उसका सरलीकरण जरूर हर एक चुनाव में किया जाता है। अब अगर हम देखें लालचंद, हमने देखा है कि चुनाव में जिस तरीके से शुरुआत हुई थी कि जो वीडियोग्राफी कराई जाती थी वो एक नया अनुभव था। आज से 20 साल पहले, 18 साल पहले कि वीडियोग्राफी कराई जाएगी और उसकी लाइव स्ट्रीमिंग जो इंटरनेट के जरिए कराने का प्रचलन शुरू हुआ। इसके बाद आज का जो दौर है जिसमें कि हम सोशल मीडिया और सबके हाथ में जो मोबाइल है इसका उपयोग चाहता है चुनाव आयोग कि ज़्यादा से ज़्यादा हो। अब इसमें उसने खुद जिक्र किया कि सी विजिल ऐप जो है उसका अधिक से अधिक मतदाता प्रयोग करें, नागरिक प्रयोग करें, क्योंकि जो भी अनफेयर मीन्स का प्रयोग इलेक्शन के दौरान किया जाता है उसका सही उपयोग हो और आयोग के पास अगर कोई जानकारी दी जाती है जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई। उन्होंने कहा कि 1 घंटे के अंदर हमारी टीम पहुंचेगी और उस पर तत्काल जो है कार्रवाई भी की जाएगी। तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन है, क्योंकि किसी भी तकनीकी का इजाद करना, उसको शामिल कराना प्रक्रिया में, लेकिन उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन और उस पर जो कार्रवाई है वो कितनी त्वरित होती है, ये सबसे ज़्यादा उसके इफेक्टिव यूज़ को कहा जा सकता है। पिछली बार भी हमने देखा था कि सी विजिल ऐप का नागरिकों ने अच्छी तादाद में पिछले चुनावों में प्रयोग किया और इस बार उन्होंने एक और ऐप का जिक्र किया, हालांकि वो उसका भी प्रयोग पहले भी किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि किसी भी उम्मीदवार को भी अब उस तरीके से, क्योंकि अब चीज़ें ऐप के माध्यम से ज़्यादा सुगम हो रही हैं, तो आयोग चाहता है कि हर चीज़ का ऐप बन जाए। क्योंकि पहले वेबसाइट के जरिए चीज़ों को आगे बढ़ाया जाता था, जो कि एक हैंडी वे नहीं होता था मोबाइल पर कि आप कोई भी ऐप मतलब वेबसाइट खोलें उसके बाद जाएं, लेकिन अब ऐप के माध्यम से जब चीज़ें होने रही हैं तो ये जो तकनीकी का जो उपयोग है इससे एक एम्पावरमेंट जो है वो जो इलेक्टर्स हैं या जो नागरिक हैं उनके पास हो रहा है। और ये जो एम्पावरमेंट है एक डेमोक्रेटिक सेटअप में एक बहुत बड़ी मजबूती लाता है, इस मायने में कि जो चुनाव आयोग अगर कुछ प्रयास करता है तो वो सही रूप में सार्थक साबित हो और जो लोगों के बीच में अनफेयर मीन्स का जो प्रयोग होता है उसको उस पर जो है लगाम लगाई जा सके। बिल्कुल जी। और मतदाताओं की भागीदारी के लिए, उनमें जागरूकता के लिए हमने देखा है कि स्वीप जैसे अभियान या फिर और भी कई अभियान समय समय पर चुनाव आयोग चलाता रहता है। कुछ लोगों को ब्रांड एम्बेसडर भी बना करके लोगों को, मतदाताओं को जागरूक करने का काम किया जाता है। इस दिशा में भी कोई नया कदम?
बिल्कुल, इस दिशा में अगर हम लालचंद देखें तो नए नए प्रयोग करता रहा है स्वीप के माध्यम से। अगर हम देखें तो पहले एक दौर हुआ करता था जिसमें ह्यूमन चेन या अलग अलग स्कूलों के बच्चों का फिजिकल रूप में उनका शामिल होना, स्कूलों में कार्यक्रम कराया जाना, ये तो एक प्रक्रिया है ही। लेकिन अब आयोग, जैसे कि हम जिक्र कर रहे हैं, जो तकनीकी संसाधन है उनका उपयोग ज़्यादा कर रहा है। इन दिनों हम देख रहे हैं कि रेडियो के साथ भी, ऑल इंडिया रेडियो के साथ भी चुनाव आयोग ने अपना एक MOU साइन करने के बाद एक उनके साथ जॉइंट वेंचर में काम कर रहे हैं, जिसमें कि स्वीप स्कीम के तहत अधिक से अधिक मतदाताओं तक पहुंचने से संबंधित जो तमाम कार्यक्रम हैं उनको लागू किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी नियम, किसी भी प्रक्रिया की जानकारी जब तक लोगों तक नहीं होगी और उसका वो उपयोग नहीं कर पाएंगे, तब तक जो एम्पावरमेंट है, जो लोगों की जो पहुंच है, वो कमज़ोर मानी जाती है। इसीलिए आयोग अब लोगों तक पहुंचने की जो कवायद शुरू कर चुका है उसमें बेहद सफल है और इसको दिनों दिन और ज़्यादा सुदृढ़ कर रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो हमारे संवाददाता ऋषि कुमार हमारे साथ जुड़े हुए थे और जो हिमाचल विधानसभा चुनावों का ऐलान हुआ है उस पर विस्तार से जानकारी दे रहे थे। वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देखेंगे आज की कुछ और बड़ी खबरें। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की दूसरी बड़ी खबर जो कि ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आई है कि ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी कोर्ट ने मस्जिद परिसर में कार्बन डेटिंग और शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच की मांग वाली जो हिंदू पक्ष की मांग थी, याचिका थी, उसको खारिज कर दिया। अदालत के इस फैसले पर हिंदू पक्षकार के वकील ने कहा कि अदालत का जो भी आदेश है वो हमें स्वीकार है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में भी जाएंगे। जो लोग इसमें 110 या 118 के तहत आए हुए हैं, पार्टी बन रहे हैं, पक्षकार बन रहे हैं, उनको माननीय न्यायाधीश महोदय सुन रहे हैं, तो आश्वानित है कि कॉपी मिलने के बाद विस्तृत अध्ययन करेंगे और फिर उच्च न्यायालयों का भी मार्ग प्रशस्त हमारे लिए होगा। निस्संदेह हम उच्च न्यायालयों में भी अपनी बात रखेंगे, क्योंकि विज्ञान की कसौटी पर जीवन जिया जा सकता है। ये प्रतिक्रिया थी वकील की, जो याचिकाकर्ता के जो वकील थे उनकी प्रतिक्रिया। और क्या कुछ दूसरे पक्ष का भी कहना है और क्या कुछ इस फैसले के पीछे है, जुड़ रहे हैं अपने संवाददाता आशुतोष शुक्ल के साथ, जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिन भर उन्होंने इस खबर पर रखी है बिल्कुल नज़र। आशुतोष, हमने एक पक्ष की बात तो सुनी जो उन्होंने कहा कि, और हमने बताया भी कि वो उच्च न्यायालय का रुख करेंगे। क्या दूसरे पक्ष ने भी कोई प्रतिक्रिया दी इस फैसले के आने के बाद? आशुतोष, लालचंद, दूसरे पक्ष ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ये जरूर कहा है कि जो भी अदालत का फैसला है वो उन्हें मान्य है और जो भी प्रोसीडिंग चल रही है वो सही है। लेकिन जो मूल वाद है श्रृंगार गौरी के दर्शन का, वह वाद यथावत है। उस वाद के भीतर ही यह, जब सर्वे का काम चल रहा था, जब वहाँ पर कथित रूप से शिवलिंग पाए जाने की बात हुई, उसको वजूखाने में बात हुई, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष के मन में यह बात जरूर थी कि कोई ऐसी वैज्ञानिक विधि हो जिसके माध्यम से यह पता लगाया जा सके और सटीक तरीके से पता लगाया जा सके कि ये फव्वारा है या प्राचीन काल का विश्वेश्वरनाथ का ये शिवलिंग है। तो दोनों स्थितियों में वो अदालत में गए थे। हालांकि मतभेद हिंदू पक्ष के पक्षकारों में भी था। उसमें से कुछ लोगों का कहना था कि अगर कार्बन डेटिंग होती है तो इसमें जो है खुरच के निकालेंगे, जिससे शिवलिंग जो है वो खंडित होगा और खंडित शिवलिंग सनातन धर्म में मान्यता नहीं है उसको जो है पूजित करने की। तो इन सब चीज़ों को लेकर के तमाम सारे राय और पक्षों को सुनते हुए अदालत ने जो है आज जो अपना फैसला सुनाया, उसके बाद हिंदू पक्ष के जो वकील हैं विष्णु शंकर जैन, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दिया था जिला जज को, जिले की अदालत को, कि वो माइक्रो लेवल पर जाकर के उसका जो है अध्ययन करेंगे और उसके बाद अपना निर्णय सुनाएंगे। लेकिन इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा कि विष्णु शंकर जैन का कहना था, कि उस वजू खाने को और उस जहां पर शिवलिंग कथित रूप से पाया गया है उस स्थान को सील कर दिया था और स्थिति उसकी यथावत रखने के निर्देश दिए थे। आज अदालत ने अपने फैसले में विष्णु शंकर जैन का कहना था कि उसने यही आधार लिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने स्थान जो है वो सुरक्षित कर दिया है, उसको यथावत रखने का आदेश दे दिया है, तो उसके बाद हमें जो है उस पर कोई फैसला नहीं देना है। तो कहीं ना कहीं उनका यह भी कहना था कि हम फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इस मसले को के बारे में जो है
फिर से एक बार अपील करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष यह बताएंगे कि इसकी कार्बन डेटिंग की जांच या इसकी पुरातात्विक पर्यवेक्षण जो है वो होना चाहिए और उसको जो है उसकी मांग ये अदालत से करेंगे। लालचंद जी, और इससे एक बात तो बिल्कुल साफ पता चल रही है आशुतोष कि हिंदू पक्ष में भी सभी लोग इस बात को लेकर शायद एकमत नहीं थे कि उसकी कार्बन डेटिंग कराई जाए, लेकिन कुछ जो बारीकियां हैं, कुछ बातें ये भी थी कि जो परिसर है उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी कार्बन डेटिंग होनी चाहिए, उसकी वैज्ञानिक जांच भी होनी चाहिए। बात सिर्फ शिवलिंग के जांच होने की नहीं थी। तो उस बारे में अदालत ने क्या टिप्पणी की है, उसको या अदालत ने किस आधार पर इस जांच को नकारा है, इस जांच को नकारते हुए अदालत ने क्या कुछ कहा है? देखिए, इस संबंध में जो प्रश्न आपने उठाया है, मैंने विष्णु शंकर जैन से बात किया, उन्होंने कैमरे पे तो यह बात नहीं की, लेकिन उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि अदालत को कहीं ना कहीं हम समझाने में विफल रहे, अपना पक्ष रखने में विफल रहे, जिसके कारण यह फैसला आया है। आपने जो बात उठाई वो बिल्कुल सारगर्भित है। यह बात दोनों पक्षों, जो हिंदू पक्ष के सारे पक्षकार हैं, यह बात नियत नहीं कर पाए कि कार्बन डेटिंग या पुरातात्विक सर्वेक्षण या उसका जो कुछ पता लगाया जाना है वो संपूर्ण मस्जिद परिसर का लगाया जाना है या कि शिवलिंग का लगाया जाना है। मतभेद वहां से प्रकट होता है जहां पर शिवलिंग की बात की गई है। अगर परिसर की बात होती, परिसर में तमाम सारे ऐसे साक्ष्य हैं, जो दावा है, जो कहा जाता है, उन साक्ष्यों के आधार पर कहीं ना कहीं जो है उनका मामला जरूर स्टैंड कर सकता था। यह बात हिंदू पक्ष के एक वकील ने भी स्वीकार की कि हमें जिस आधार पर जो है अपनी बात रखनी चाहिए थी, जिस पूरे परिसर को के जांच की बात रखनी चाहिए थी, हम अदालत को कहीं ना कहीं समझाने में असमर्थ रहे हैं और इसी तमाम सारी चीजों को लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और फिर से वहां से जो है अपनी बात को कहने का, अपनी बात को समझाने का प्रयास करेंगे। लालचंद जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जुड़ने के लिए आशुतोष, और विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ल, जो ज्ञानवापी मामले में फैसला आया है शिवलिंग की कार्बन डेटिंग जांच को लेकर, उस पर जुड़े हुए थे। वक्त है एक और ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के असम दौरे की। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के असम दौरे की, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज असम में वर्चुअल माध्यम से कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राष्ट्रपति ने सिलचर के मोइनार बॉन्ड में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के रेल फेड पेट्रोलियम भंडार डिपो और सिलचर को बदरपुर और गोहपुर को होलोंग से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों का भी उद्घाटन किया। द्रौपदी मुर्मू ने मेघालय और नागालैंड को जोड़ने वाली एक यात्री रेलगाड़ी को भी रवाना किया। ये गाड़ी नागालैंड के शोखुवी से गुवाहाटी होते हुए मेघालय के मेंदीपाथर के बीच चलेगी। इसके अलावा राष्ट्रपति ने चाय बागान क्षेत्रों के लिए 100 आदर्श माध्यमिक विद्यालयों, 3000 आदर्श आंगनवाड़ी केंद्रों और गुवाहाटी के पास अग्यथुरी में एक आधुनिक कार्गो सह कोचिंग टर्मिनल की आधारशिला रखी। राज्यपाल जगदीश मुखी, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली और राज्य सरकार के कई मंत्री इस अवसर पर मौजूद रहे। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि इन परियोजनाओं का लाभ पूरे देश को मिलेगा और परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन से व्यापार और रोजगार के अवसर मिलेंगे। देश भर में माल ढुलाई और लोगों की आवाजाही को और अधिक सुगम बनाने के लिए लगभग 35,000 किलोमीटर सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा प्रभावी और मजबूत करने की महत्वाकांक्षा की जाना है। इसमें असम तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र का हिस्सा 5,000 किलोमीटर का है। और साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि केंद्र सरकार का पूर्वोत्तर में रेल कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान है। केंद्र सरकार का असम सहित सभी पूर्वोत्तर राज्यों में रेलवे कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। इसी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आज मुझे गुवाहाटी से नागालैंड के शोखुवी और मेघालय के मेंदीपाथर तक ट्रेन को फ्लैग अप करने विशेष प्रसन्नता हो रही है। वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद देखेंगे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के असम दौरे में और क्या कुछ रहा।
और मैक्सिमम लोन अमाउंट वाला भी। ये सब और बहुत सारे लोन ऑप्शंस मिलेंगे सिर्फ पैसाबाजार.com पर। अलग है हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। दिल्ली की सरकार पर इस बात का आरोप लगा है कि वो सूचना के अधिकार के कानून को सही तरीके से लागू नहीं कर रही। जिस तरीके से आरटीआई का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा था दिल्ली सरकार के अंदर, बार बार उसका उल्लंघन, आरटीआई एक्ट की एक तरीके से इंसल्ट, जो अधिकारी मिले हुए हैं स्कैमस्टर्स के साथ, उसमें सूचना नहीं देना। स्कैमस्टर्स के अंदर फोर्जरी करने वाले लोग भी आ गए। 100 रुपए का टेंडर, सरकार बोल रही है कि 100 रुपए का टेंडर है, तो आप 40 रुपए में कैसे दे सकते हो आप? इसका मिली भगत है आपकी। तो ऐसे आक्षेप करने के पहले मेरे ख्याल से बेहतर होता कि जो लोग आक्षेप कर रहे हैं वो स्वनिरीक्षण करते, खास करके इसलिए कि वो आरटीआई एक्ट के आधार पर ही उनकी कारकिर्दी बनी हुई है। हिमाचल चुनावों की बजी रणभेरी, चुनाव आयोग ने किया हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों का ऐलान। 12 नवंबर को होगा मतदान और 8 दिसंबर को होगी मतगणना। कैसी है राजनीतिक दलों की तैयारी, क्या है अहम चुनावी मुद्दे, करेंगे सियासी चर्चा। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जारी है घमासान। वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मामले में शिवलिंग की नहीं होगी कार्बन डेटिंग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पूर्वोत्तर दौरे की हर खबर। होंगी देश दुनिया और खेल की बाकी खबरें। देखिए न्यूज नाइट मेरे साथ रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। डीडी न्यूज़ पर देख रहे हैं आप खबर पर नज़र। ब्रेक से पहले हम राष्ट्रपति की असम यात्रा की बात कर रहे थे। वो असम के दौरे पर हैं। आज सुबह उन्होंने कामाख्या मंदिर जाकर वहां पर दर्शन किए। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 108 शक्तिपीठों में से एक कामाख्या मंदिर में राष्ट्रपति ने पूजा अर्चना की। द्रौपदी मुर्मू के साथ असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी, असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा, असम परिवहन मंत्री परिमल शुक्ला वैद्य और असम के वन एवं पर्यावरण मंत्री चंद्रमोहन पटोवरी सहित कई नेता मौजूद रहे। तो राष्ट्रपति पूर्वोत्तर दौरे पर हैं और उधर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ गुजरात के दौरे पर हैं। उपराष्ट्रपति ने आज साबरमती आश्रम का दौरा किया। उन्होंने साबरमती आश्रम प्रिजर्वेशन एंड मेमोरियल ट्रस्ट में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति ने साबरमती आश्रम में आगंतुक पुस्तिका पर हस्ताक्षर भी किए। और इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक परिसर में आयोजित समारोह में, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच गए हैं और वो वहां पर मां भारती के सपूत नामक वेबसाइट को लॉन्च करने वाले हैं। सीधा प्रसारण।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। गहरे जख्म और बहते खून से भी इनका अटूट प्रण नहीं डिगा। झुका वो सर तो केवल तिरंगे के सामने झुका, या वो शहीद तिरंगे में लिपट के आया। हम माननीय रक्षा मंत्री जी से विनम्र अनुनय करते हैं कि कृपया शहीद के परिजनों, परिवारजनों और वीर नारियों को अनुग्रह राशि प्रदान करें। मणिपुर के सिपाही तसोनी आर 1 अरुणाचल स्काउट्स ने ऑपरेशन स्नो लेपर्ड हालुलियांग अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 14 फरवरी 2022 को राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। उनकी पत्नी श्रीमती शैलू LR। असम के लांस नायक बिश्वजीत नारा 1 अरुणाचल स्काउट्स 14 फरवरी 2022 को ऑपरेशन स्नो लेपर्ड हालुलियांग अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनाती के दौरान शहीद हो गए। उनकी पत्नी श्रीमती पूजा पायंग। महाराष्ट्र के लांस नायक क्षीर सागर प्रसाद 222 फील्ड आर्टिलरी रेजिमेंट ने हायुलियांग अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 14 फरवरी 2022 को ऑपरेशन स्नो लेपर्ड में अपने प्राणों की आहुति दी। उनकी माताजी श्रीमती मंजुषा। हिमाचल प्रदेश के सिपाही राजेश कुमार डोगरा स्काउट्स 19 अप्रैल 2022 को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर ऑपरेशन स्नो लेपर्ड सेंट्रल सेक्टर हिमाचल प्रदेश में शहीद हो गए। उनकी पत्नी श्रीमती प्रीति। झारखंड के नायक संदीप कुमार पाल 22 मराठा लाइट इन्फेंट्री ने ऑपरेशन मेघदूत सब सेक्टर हनीफ लद्दाख में 27 मई 2022 को सर्वोच्च बलिदान दिया। उनके पिताजी श्री जयनंदन पाल। बिहार के नायक रामानुज कुमार 22 मराठा लाइट इन्फेंट्री ने ऑपरेशन मेघदूत सब सेक्टर हनीफ लद्दाख में 27 मई 2022 को अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनकी माताजी श्रीमती लीला देवी।
जम्मू तथा कश्मीर के जसवीर सिंह 6 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स ने ऑपरेशन रक्षक कुपवाड़ा जम्मू तथा कश्मीर में 8 जुलाई 2022 को अपने प्राण राष्ट्र के लिए न्यौछावर कर दिए। उनकी पत्नी श्रीमती जतिंदर कौर। तमिलनाडु के राइफलमैन लक्ष्मणन 11 राजपूताना राइफल्स ने 11 अगस्त 2022 को ऑपरेशन रक्षक राजौरी जम्मू तथा कश्मीर में तैनाती के दौरान अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनकी माताजी श्रीमती अंदल डी। ये सीधा प्रसारण आप देख रहे थे जिसमें कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक परिसर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हुए हैं और वहां पर उन्होंने मां भारती के सपूत वेबसाइट तो लॉन्च किया ही, साथ में जो शहीद हैं उनके परिजनों को उन्होंने वो सहायता राशि का चेक भी वो प्रदान अभी कर रहे हैं। तो इसी के साथ आज के खबर पर नजर में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।